441 क्या इसका मतलब ये था कि मैं केवल आंसुओं में ही बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता हूँ। ठीक है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बस इतना ही। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी कृपया व्यवस्थित रूप से बाहर निकलें। आप प्रवेश द्वार पर अपना छोटा सा उपहार ले सकते हैं। यदि आप हमारे मोबाइल फोन में रुचि रखते हैं तो ऑर्डर देने के लिए आप ऑटो टेक्नोलॉजीज की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। अपविंड लॉजिस्टिक्स इसे जल्द से जल्द आपके दरवाजे तक पहुंचा देगा। चांग यू ने अपनी घड़ी देखी और राहत की सांस ली जैसे ही वह मंच से उतरने की तैयारी कर रहा था। उसने सफलतापूर्वक कार्यक्रम को 1 घंटे के भीतर संपन्न कर लिया था। हालांकि जैसे ही वह मंच से आधा नीचे उतरा, किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बस इतना ही, आपने कुछ नहीं कहा, मुझे और विस्तार से बताइए, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। चिल्लाओ मत, जाओ और अभी ऑर्डर करो, नहीं तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। दर्शक दीर्घा में अफरा तफरी मच गई। तरह तरह की चीखें सुनाई दे रही थीं। चांग यू ने बॉस पेई की सलाह को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अवधि को 1 घंटे के भीतर ही सीमित कर दिया। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों की जोरदार मांगों को अनसुना करते हुए मंच से बाहर निकलकर कॉन्फ्रेंस को जबरदस्ती समाप्त कर दिया। मंच के नीचे मौजूद कई समझदार लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर ऑटो टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर फोन खरीदने के लिए लॉग इन कर लिया था। केवल 1000 यूनिट ही उपलब्ध थी, अगर और देर की जाती तो एक भी नहीं बचता। यह न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों के बीच, बल्कि लाइव स्ट्रीम वेबसाइट पर 20,000 से 30,000 दर्शकों के बीच भी प्रतिस्पर्धा थी। जो लोग मोबाइल फोन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, वे भी धीरे धीरे शो से बाहर निकलने लगे और उपहार लेने के लिए दरवाजे की ओर चल दिए। ऐसा लग रहा था मानो कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने वालों की संख्या उपस्थित लोगों की संख्या का केवल 60% ही थी। कई लोगों का तो हिलने डुलने का कोई इरादा ही नहीं था। जाहिर है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले अधिकांश लोग तेंगदा के वफादार ग्राहक थे। वे अपने दैनिक जीवन में तेंगदा के उत्पादों से गहराई से जुड़े हुए थे। इस मोबाइल फोन को पाने की उनकी चाहत आम उपभोक्ताओं से कहीं ज्यादा थी। इसीलिए इसे पाने के लिए रुके लोगों का अनुपात भी अपेक्षाकृत अधिक था। पेई कियान कोने में बैठी इस दृश्य को उत्सुकता से देख रही थी। चलो, यहाँ किस बात का इंतजार कर रहे हो? पेई कियान ने अपने बाईं ओर बैठे व्यक्ति की ओर देखा तो पाया कि वह तेजी से अपनी स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था, ऑटो टेक्नोलॉजीज पर डिलीवरी का पता भर रहा था और फिर तुरंत भुगतान की पुष्टि कर रहा था। भुगतान होते ही उसने मुट्ठी भींच ली। हाँ, मैंने एक ले लिया। बाकी लोग भी यही कर रहे थे। ये सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ये लोग वहां रहकर क्या कर सकते थे। वे तो जाहिर तौर पर सामान खरीद रहे थे। पेई कियान जोर से चिल्लाना चाहता था, मत खरीदो, मत खरीदो, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे। पेई कियान ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन खोला और ऑटो टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर लॉग इन किया। वह ऑटो एक मोबाइल फोन के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पर गया और पेज पर बचे हुए नंबर देखे। 327, रिफ्रेश किया, 116, फिर से रिफ्रेश किया, बिक गया। बिक गया का लेबल देखकर पेई कियान को पूरे हॉल में जोरदार फक की आवाज सुनाई दी। बस इतना ही, धत तेरे की, मैंने तो अभी अभी अपना पता भरा था। हाथों की तेजी का महत्व, मुझे खुशी है कि मुझे एक मिल गया। क्या कोई अपना देना चाहेगा? मैं ज्यादा पैसे दूंगा, मुझे एक सेट दे दो। कोई तो पहले से ही ज्यादा पैसे देने को तैयार था। पेई कियान को लगभग खून की उल्टी आ गई। ये सब क्या हो रहा है? पागलपन, ये सब पागल हैं। उसने तो पहले इन 1000 सेलफोन को अगले चक्र तक गोदाम में रखने की योजना बनाई थी। अब ये 2 मिनट में ही बिक गए। इसमें स्क्रीन पर टाइप करने का समय भी शामिल है। अगर पता न भरना होता तो शायद बिक गया का संकेत और भी जल्दी दिख जाता। सभी लोग गालियां बकते हुए अनिच्छा से जाने की तैयारी करने लगे। भूख लगाकर मार्केटिंग करना धिक्कार है। 1000 यूनिट स्टॉक में होने से क्या होगा? मैं बहुत गुस्से में हूँ। धिक्कार है। जब उन्होंने सीमित स्टॉक की घोषणा की थी तब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही मुझे वेबसाइट पर चले जाना चाहिए था। मैंने ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दी। स्टॉक कब आएगा? ये लोग सच में पैसे के लालच में अंधे हो गए हैं। आजकल मोबाइल फोन बनाने वालों को क्या हो गया है? क्या बेचने से पहले उन्हें भूख लगाकर मार्केटिंग करनी पड़ती है? पेई कियान भीड़ के साथ खींचा चला गया। अब वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था। ये सच में भूख लगाकर मार्केटिंग करना नहीं था। भूख लगाकर मार्केटिंग करना तो भूख लगाकर मार्केटिंग करना ही था, लेकिन मेरा बेचने का कोई इरादा नहीं था। मैंने कम नुकसान के साथ 1000 यूनिट बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन आप सबने खरीद लिए। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आप सबने सारा सामान खरीद लिया, फिर भी मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। पेई कियान को अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो अब वह आगे क्या करे? पेई कियान चिंतित हो गया। एक कर्मचारी ने बॉस पेई को दरवाजे पर आते ही देख लिया और झट से उन्हें एक तरफ खींच लिया। बॉस पेई, जल्दी आइए, उपाध्यक्ष चांग इंतजार कर रहे हैं।
पेई कियान को हैरान परेशान चेहरे के साथ कार्यक्रम स्थल के बगल वाले तैयारी कक्ष में घसीट कर ले जाया गया। अंदर जाते ही उन्हें एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। आतिशबाजी और रिबन हवा में उड़ने लगे, ऐसा लगा जैसे शैंपेन की बोतल का कॉप भी फट गया हो। चांग यू ने शैंपेन की बोतल पकड़ी हुई थी और ऑटो टेक्नोलॉजीज के कर्मचारी चारों ओर जमा होकर तालियां बजा रहे थे। बॉस पेई, आपने जो मोबाइल फोन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है वह पूरे मोबाइल उद्योग में अभूतपूर्व मार्केटिंग का उदाहरण है। ये निश्चित रूप से इतिहास में दर्ज होगी और प्रमुख मोबाइल फोन ब्रांड इसका बार बार अध्ययन करेंगे। इच्छा और दबाव की रणनीति के माध्यम से सीमित स्टॉक के साथ कीमत को शुरू से ही बढ़ाया गया, जिससे उपभोक्ताओं में सीमित स्टॉक के लिए उत्सुकता और तड़प पैदा हुई। 5 मिनट के भीतर मोबाइल फोन के फायदों को समझाते ही श्रोताओं में उत्साह भर गया। यह इंटरनेट पर एक चर्चित विषय बन गया। अंत में मोबाइल फोन की कमियों पर जोर देते हुए और हमारी कंपनी के प्रभावशाली रवैये को प्रदर्शित करते हुए हमने लक्षित उपयोगकर्ताओं का दिल जीत लिया और उन्हें इसे खरीदने के लिए प्रेरित किया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही 1000 यूनिट बिक जाएंगी। इसका मतलब है कि ऑटो टेक्नोलॉजीज की उच्च स्तरीय बाजार में प्रवेश करने की रणनीति को शुरुआती सफलता मिल गई है। ये सब बॉस पेई के दूरदर्शी मार्गदर्शन की बदौलत है। पेई कियान शैंपेन का एक घूंट भी नहीं पी पाए थे, फिर भी तालियों की गड़गड़ाहट में मदहोश हो रहे थे। आपका क्या मतलब है कि यह सब मेरे दूरदर्शी मार्गदर्शन की बदौलत है? आपका मतलब है कि यह सब मेरी गलती है? सब लोग देखिए, उपराष्ट्रपति चांद का बातचीत का वीडियो तो धूम मचा रहा है। इंटरनेट पर हर जगह वायरल हो रहा है और बहुत से लोग इससे सीख रहे हैं। हमारा मोबाइल फोन भी वायरल हो रहा है। तकनीकी जगत में इसकी खूब चर्चा हो रही है। हमने मीडिया को मोबाइल फोन के सेट भेज दिए हैं, उनके मूल्यांकन वीडियो लगभग 3 से 4 दिनों में आ जाएंगे। अरे यार, किसी ने इसे सेकंड हैंड वेबसाइट पर बेच दिया। ये तो बहुत जल्दी हो गया है ना? क्या हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कालाबाजारी करने वाला था? ऐसा नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टिकट रैंडम तरीके से बांटे गए थे। ये सभी टिकट टेंगा की अन्य व्यावसायिक इकाइयों के ग्राहकों को दिए गए थे। बस संयोग से हमारी मुलाकात कालाबाजारी करने वालों से हो गई। लाइव स्ट्रीम देखने वालों को मत भूलिए। हो सकता है कुछ कालाबाजारी करने वाले उस चैनल के जरिए अंदर आ गए हों। उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे उनकी खुशी और उत्साह कम हो गया। जाहिर है, जब तक सीमित संस्करण मौजूद था, कालाबाजारी करने वाले हर तरफ मौजूद थे। वे मक्खियों की तरह थे जिन्हें भगाना नामुमकिन था और लोगों को अंदर तक परेशान कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 10 मिनट से भी कम समय में लोग सेकंड हैंड वेबसाइट पर ऊंची कीमतों पर सामान बेच रहे थे। इस तेजी ने ऑटो टेक्नोलॉजीज के कर्मचारियों को चौंका दिया। शैंपेन डालते हुए चांग यू ने भावुक होकर आह भरी। यही तो फैन कालाबाजारी की खासियत है। शायद फैन ने शुरू में इसे खुद के लिए इस्तेमाल करने का सोचा होगा, लेकिन उसे पता चला कि अगर वह इसे बिना कुछ खर्च किए बेच दे तो 300, 500 या 1000 युआन तक कमा सकता है। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे बेच दिया। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। हमारे पास स्टॉक अपेक्षाकृत कम है। खरीदार ज्यादा कीमत देने को तैयार है, विक्रेता कुछ पैसे कमाने के लिए इसे बेचने को तैयार है। हम इसे रोक नहीं सकते। खैर, अभी इसके बारे में चिंता न करें। चलिए, टोस्ट के साथ जश्न मनाते हैं। कुछ कर्मचारी पहले से ही शैंपेन बांटने में मदद कर रहे थे। पेई कियान ने भी एक गिलास लिया। चलो, चीयर्स। पेई कियान ने चुपचाप टोस्ट किया और गर्मजोशी भरे माहौल में सारी शैंपेन पी गई। मुझे कालाबाजारी करने वालों को हर हाल में रोकना होगा, चाहे कीमत कितनी भी हो, पेई कियान ने दृढ़ता से कहा। मोबाइल फोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे फोन बिक जाने से वह बहुत नाराज था। और कालाबाजारी करने वालों से वह और भी ज्यादा नाराज था। पेई कियान को कालाबाजारी करने वालों से सबसे ज्यादा नफरत थी। खून चूसने वाले कमीने। वह कालाबाजारी करने वालों को पैसे कमाने देने से बेहतर है कि उसे अपना कोई नुकसान न हो। पेई कियान ने पहले भी ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के लिमिटेड एडिशन बंदूकें बिकने पर कालाबाजारी का असर झेला था। पेई कियान दांत पीसकर ज्यादा पैसे कमाना पसंद करेगा ताकि इन कालाबाजारी करने वालों का सफाया कर सके। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि कालाबाजारी करने वाले को हारते देखना पैसे गंवाने से कहीं ज्यादा मजेदार होता है। चांग यू अपने शैंपेन का एक घूंट पीने के बाद बॉस पेई का उदास चेहरा देखकर चौंक गया। धत्तेरे की, लगता है उसने अभी कुछ गलत कह दिया। बॉस पेई इन कालाबाजारी करने वालों से इतनी नफरत होने के बावजूद कैसे उनके साथ बैठे रह सकते हैं और उन्हें उनसे फायदा उठाने दे सकते हैं। बॉस पेई उससे जरूर नाराज थे क्योंकि उसने कहा था कि वह उनसे बाद में निपटेंगे। नहीं तो बॉस पेई उसे इतनी गुस्से से क्यों देख रहे होते। इसके अलावा उनके हाव भाव क्या ये काफी जटिल लग रहा था। इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था। चांग यू ने जल्दी से कहा, बॉस पेई सही कह रहे हैं, हमें हर कीमत पर कालाबाजारियों को रोकना होगा। ओह, अब हमें क्या करना चाहिए? अब मुझे पता चल गया है, बॉस पेई।
आप उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकेंगे और मौके पर ही आपूर्ति की गारंटी दे सकेंगे। ऐसा इसलिए ताकि कालाबाजारी करने वाले लोग सट्टेबाजी न कर सकें और मुनाफा न कमा सकें। पेई कियान, मैं अब बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे करूं? क्या आपको लगता है कि मैंने पर्याप्त पैसा नहीं कमाया है? हालांकि उसे मानना पड़ा कि चांग यू का विचार सामान्य है। मोबाइल फोन का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सफल रहा और कॉन्फ्रेंस में ही सारे फोन बिक गए। उन्हें तुरंत बड़े पैमाने पर उत्पादन जारी रखना चाहिए, है ना? भला कौन मौका मिलने पर पैसा नहीं कमाना चाहेगा? पेई कियान कुछ देर के लिए अवाक रह गया। हाँ, फोन बिक जाने के बाद उसे उत्पादन जारी रखना ही था। नहीं तो सिस्टम के हिसाब से भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि वह बड़े पैमाने पर उत्पादन करने जा रहा था तो उसे उन्हें बेचना भी पड़ेगा। बेचने से निश्चित रूप से पैसा मिलेगा। अगर वह मात्रा सीमित कर दे और कालाबाजारी करने वाले उन्हें छीन लें तो क्या ये और भी अधिक लाभदायक नहीं होगा? पेई कियान पूरी तरह से अवाक था। चीजें इस तरह कैसे हो गईं? ओह, बॉस पेई। चांग यू को बॉस पेई को गहरी सोच में डूबा देखकर आश्चर्य हुआ। इतने सफल फोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में हिचकिचाहट की क्या बात थी? क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस पेई फिर से कुछ अलग सोच रहे हों? पेई कियान उदास था। उसके पास दो बुराइयों में से कम बुरी को चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह अब एक सच्चाई थी कि मोबाइल फोन की बहुत मांग थी। वह नुकसान रोकने का कोई उपाय सोच ही सकता था। उसे कालाबाजारियों के प्रभाव को जितना हो सके कम करना था ताकि बिकने वाले मोबाइल फोन की संख्या कम हो जाए। शायद ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड के साथ इस्तेमाल किया गया मॉडल फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था। वह प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट मूल्य निर्धारित कर सकता था, खरीद की प्राथमिकता तय करने के लिए क्रेडिट मूल्य का उपयोग कर सकता था और फिर उन्हें हर महीने या हर हफ्ते सीमित मात्रा में बेच सकता था। हालांकि एक और विचार के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मॉडल में भी छिपे खतरे थे। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड ने पिछली बार खुद ही अपना गड्ढा खोदा था। तब सीमित संस्करण के हथियार न मिलने वाले खिलाड़ियों ने क्रेडिट पाने के लिए बेतहाशा रेट किलिंग खरीदे। परिणामस्वरूप ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की आय में भारी गिरावट आई। आसमान छू गया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगर वह अपने मोबाइल फोन इसी तरह बेचता तो उपभोक्ता अपना पैसा तेंगा से संबंधित अन्य उद्योगों पर खर्च कर पाते और अपनी साख बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते। अभी भी बहुत पैसा कमाया जा सकता था और उससे भी कहीं ज्यादा छिपे हुए खतरे थे। ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हो रही थी। खिलाड़ी बेहद अड़ियल थे। इसका एक बड़ा कारण यह उपभोग मॉडल था। पेई कियान हताश थी। ये भी एक गतिरोध था। क्या इसका मतलब ये था कि कालाबाजारियों को रोकने के लिए मुझे केवल आंसू बहाते हुए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा? अध्याय 442 नया पासवर्ड। शांत हो जाओ, मैं कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ सकता। इसे हल करने का कोई बेहतर तरीका जरूर होगा। पेई कियान का दिमाग तेजी से चल रहा था, विचारों में खोया हुआ। सीमित संस्करण की वस्तुएं बनाने के केवल दो ही तरीके थे। या तो हर कोई अपनी गति के अनुसार उन्हें खरीद ले, जो कालाबाजारी करने वालों के सामने आत्मसमर्पण करने के बराबर था। पेई कियान इन खून चूसने वाले कमीनों को आसानी देने के बजाय ज्यादा पैसा कमाना पसंद करेगा। दूसरा तरीका था क्रेडिट मूल्य का उपयोग करना। तेंगा के उपभोक्ता उच्च क्रय शक्ति प्राप्त कर सकते थे। एक बार यह शक्ति प्राप्त हो जाने पर वे केवल इसके लाभों तक ही सीमित रह सकते थे और उन्हें दोबारा बेच नहीं सकते थे। इससे कालाबाजारी करने वालों को भी दूर भगाया जा सकता था। इस तरीके का इस्तेमाल ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड में किया गया था। इससे कालाबाजारी करने वालों के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता था, लेकिन इससे उसका लाभ कम नहीं होता। इससे उपभोक्ता तेंगा के अन्य क्षेत्रों में अधिक खरीदारी करने लगते। खैर, ऐसा लग रहा था कि दोनों तरीके काम नहीं करेंगे। अब उसके पास केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कालाबाजारी करने वाले कीमतों में हेरफेर नहीं कर पाएंगे और बिना कुछ किए ही स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएंगे। लेकिन वह कम मुनाफा कमाने के लिए उत्पादन कैसे कर सकता था? या शायद अधिक उत्पादन करने से नुकसान होने की संभावना थी। मैंने पहले भी कहा था, मोबाइल फोन का लाभ मार्जिन 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। पेई कियान ने सीधे चांग यू की ओर देखा। चांग यू ने तुरंत जवाब दिया, जी बॉस पेई, हमने ठीक उसी मानक का पालन किया। हम स्टॉक जमा करके इसे हासिल नहीं कर सके, इसलिए मैंने तेंगा के अन्य विभागों से कई तरह के लाभ जोड़ने को कहा। पेई कियान, धत तेरे की, लगता है अतिरिक्त लाभ भी उसकी ही गलती थी। हालांकि इस समय इस बारे में चिंता करने का समय नहीं था। अगर इस मोबाइल फोन का लाभ मार्जिन केवल 5% था तो इसका मतलब था कि यह अन्य विभागों की रियायतों के कारण था। ये लाभदायक था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वर्तमान में 1000 मोबाइल फोन सेट केवल इसलिए बिक गए क्योंकि स्टॉक बहुत कम था। इस मोबाइल फोन का सबसे बड़ा फायदा टेंगा कॉर्पोरेशन को मिलने वाले विभिन्न लाभ थे। जिंगजोऊ के स्थानीय लोगों में इसकी जबरदस्त लोकप्रियता थी। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी लोग जिंगजोऊ के ही निवासी थे। वे अन्य उद्योगों से टेंगा के ग्राहक भी थे। जाहिर है,
ये लाभ उनके लिए बहुत आकर्षक थे, खासकर अचानक आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी वजह से यह फोन इतनी तेजी से बिक गया। हालांकि जिंगझोउ के बाहर के उपयोगकर्ताओं को यह मोबाइल फोन उतना आकर्षक नहीं लगा। अगर ये लोग जिंगझोउ और लिनचेंग में नहीं होते तो उन्हें फिश कैचिंग, इंटरनेट कैफे, मिंग्यून प्राइवेट किचन, अपविन लॉजिस्टिक्स आदि के विभिन्न लाभ नहीं मिलते, है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आकर्षक प्रचार और सीमित मात्रा के कारण कई लोग बेताब होकर फोन खरीदने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि शांत होने पर उन्हें निश्चित रूप से इतना भारी, महंगा और घटिया ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल फोन खरीदने का पछतावा होगा। इसके अलावा मीडिया समीक्षाओं में भी इस मोबाइल फोन के बारे में अच्छी बातें नहीं कही गई थीं। बड़े पैमाने पर उत्पादित मोबाइल फोन तब तक गोदाम में पड़े रहेंगे जब तक बाजार में उनकी मांग कम नहीं हो जाती। इसलिए उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा। जब तक उत्पादन इतना तेज होगा कि गोदाम में माल भरा रहे, तब तक मुनाफा बढ़ता ही रहेगा। इसके अलावा एक बार बाजार संतृप्त हो जाने और जिंगझोउ के कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ लग जाने पर बाकी लोग धीरे धीरे इस मोबाइल फोन की कमियों को समझने लगेंगे। स्वाभाविक रूप से ये स्टॉक बिक नहीं पाएंगे। उन्होंने कीमत कम न करने की रणनीति बनाई थी, इसलिए ये मोबाइल फोन गोदाम में पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। बेशक पेई कियान बहुत आशावादी नहीं थे। वे दोहरी सुरक्षा पर विचार कर रहे थे, कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें इस चक्र में कोई लाभ न हो। चांग यू और अन्य लोग चुपचाप बॉस पेई के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी जानते थे कि अगला कदम निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, जो एक स्वाभाविक उत्तर होना चाहिए। हालांकि बॉस पेई के गहन चिंतन में होने के कारण कोई और पहलू भी हो सकता है जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। इसलिए सभी अभी भी अच्छे समय में बॉस पेई द्वारा एक सटीक योजना दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पेई कियान ने कुछ देर विचार करने के बाद उदासी से आह भरी। तो चलिए बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करते हैं। अगला बैच कब मिलेगा? उन्होंने चांग यू की ओर देखा। चांग यू ने जल्दी से उत्तर दिया, बॉस पेई, कारखाने में उत्पादन लाइन काफी तेज है। कुछ बड़े कारखाने बिना किसी समस्या के एक दिन में 100,000 इकाइयां बना सकते हैं। हमारे पास इतनी उत्पादन लाइनें नहीं हैं, लेकिन ओईएम से कुछ हजार इकाइयां बनाना पूरी तरह से संभव है। पेई कियान ने कहा, धत्तेरे की इतनी जल्दी? घुटन हो रही है। लेकिन ये सही था। दूसरे ब्रांड भूख भड़काने वाली मार्केटिंग के जरिए 3 मिनट के अंदर लाखों की संख्या में अपने मोबाइल फोन बेच देते थे। ऑटो के मोबाइल फोन ने भूख भड़काने वाली मार्केटिंग के जरिए 3 मिनट में 1000 यूनिट बेच दिए। ये तो कोई मामूली बात थी, पेई कियान ने सोचा। आज 6 मार्च है। हम बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए स्टॉक जमा करना शुरू करेंगे। हम हफ्ते में 2 बार, हर बुधवार और रविवार को बेचेंगे। खरीदारी करते समय आपको अपने तेंगरा खाते में लॉग इन करना होगा और अपना पहचान नंबर भरना होगा। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक सेट ही खरीद सकता है। डिलीवरी के समय आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। डिलीवरी से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सही है, व्यक्ति, ऑर्डर और उसकी पहचान। अन्यथा ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा और आपको रिफंड दे दिया जाएगा। हम अगले बुधवार को 2000 यूनिट, अगले रविवार को 4000 यूनिट और उसके अगले बुधवार को 8000 यूनिट बेचेंगे। बिकने के बाद बचे हुए पैसे को उत्पादन में लगा दें और इसी मॉडल को जारी रखें। भले ही सारे यूनिट न बिकें, फिर भी स्टॉक बनाए रखने के लिए अपने पास मौजूद सभी फंड का उपयोग करें। अगर आपके पास पर्याप्त वर्किंग कैपिटल न हो तो मुझे बता दें। तेंगरा के पास एडवांस देने के लिए फंड है, लेकिन बॉस पेई, तेंगरा के अन्य विभागों के साथ लाभ साझाकरण, चांग यू ने कहना शुरू किया। पेई कियान ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। फिलहाल आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ऑटो मोबाइल फोन की कच्चे माल की लागत केवल 4000 युआन थी, जो इसकी विक्रय कीमत 8199 युआन की लगभग आधी थी। बाकी आधी राशि तेंगरा के अन्य विभागों द्वारा दी गई रियायतों से पूरी की गई थी। चांग यू ने मोबाइल फोन बिक जाने के बाद इन रियायतों को अन्य विभागों को वापस करने की योजना बनाई थी। हालांकि पेई कियान के इशारे पर यह पैसा विभिन्न विभागों को वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि स्टॉक रखने में इस्तेमाल किया जाएगा। एक मोबाइल फोन 8199 युआन में बेचा गया, जबकि इसकी उत्पादन लागत केवल 4000 युआन थी। इसका मतलब यह था कि हर बार खरीद पर बेची गई मात्रा दोगुनी हो सकती थी। वे इस बार 1000 यूनिट बेचेंगे, अगली बार 2000 और इस तरह मात्रा में तेजी से वृद्धि होगी। इसका मतलब सिर्फ ये 2 स्थितियां होंगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ और बाजार में इनकी मांग बढ़ गई, तो ये मोबाइल फोन देखते ही देखते बिकना बंद हो जाएंगे। स्टॉक का भारी बैकलॉग हो जाएगा और मुनाफा दूसरे विभागों के साथ बांटा नहीं जा सकेगा। बॉस पेई को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हालात ठीक नहीं रहे और हर हफ्ते मोबाइल फोन बिकते रहे, तो महीने की 30 तारीख तक लगभग 100,000 स्टॉक बच जाएंगे। जब बेचने का समय आएगा तो गोदाम में काफी स्टॉक बचा रहेगा। जब तक ये बिक नहीं जाते, तब तक उनकी कमाई कम होती रहेगी।
बेशक अगर वे स्टॉक बढ़ाने के लिए दूसरे विभागों के अतिरिक्त फंड का इस्तेमाल करते हैं तो जोखिम ज्यादा होगा। आखिरकार एक बार उत्पादन हो जाने के बाद वे इन्हें बेच नहीं पाएंगे। ऐसे में इस हफ्ते पूरा चक्र ठप होने की संभावना रहेगी। स्टॉक चक्र को एक सप्ताह से बढ़ाकर 1 महीने करने से कम ये सुनिश्चित हो जाएगा कि इस निपटान चक्र में कोई बड़ी समस्या न हो। चांग यू बहुत भावुक हो गया। चांग यू के विचार में बॉस्पेई अस्थायी रूप से अन्य विभागों से सारा मुनाफा ऑटो सेलफोन की आपूर्ति और वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बॉस्पेई उसे यह बता रहे हों कि ऑटो टेक्नोलॉजीज उद्योग श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और यह भी दिखा रहे हों कि बॉस्पेई उस पर भरोसा करते हैं। साथ ही इस कदम से कालाबाजारियों को रोका जा सकेगा और आम उपभोक्ताओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा जा सकेगा। यदि प्रति व्यक्ति एक सेट तक सीमित कर दिया जाता और पहचान मिलान होने पर ही सामान प्राप्त किया जा सकता तो कालाबाजारियों को सेलफोन दोबारा बेचने की लागत बहुत बढ़ जाती। हर 3 दिन में बिक्री होती और हर बार मात्रा दोगुनी हो जाती। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता 3 दिन और इंतजार करना पसंद करेंगे और कालाबाजारियों से ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए इतने उत्सुक नहीं होंगे। बॉस्पेई, मैं तेंगा के सभी विभागों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं आपूर्ति की गारंटी जरूर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद उत्पादन लाइन पर जाकर पेंच कसने ही क्यों न पड़े। चांग यू तुरंत जोश में आ गया। पेई कियान अपने कार्यालय लौटकर कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था, वाकई बहुत बुरा। उसने उपाय सोचे होंगे, लेकिन ऑटो के सम्मेलन में मिली सफलता ने बॉस्पेई को गहरा झटका दिया था, जिससे वे बहुत असहज हो गए थे। उसने अपना कंप्यूटर चालू किया और फोरम पर गया। उसे एक और भयानक सपना दिखाई दिया। वह पहली खिलाड़ी ने हल कर दी थी। PYFFDEWHVJ पासवर्ड की यह स्ट्रिंग देखने में भले ही कोई पैटर्न न लगे, लेकिन यह वास्तव में डबल पिनइन का एक प्राकृतिक कोड था। डबल पिनइन एक विशेष प्रकार की पिनइन टाइपिंग थी। इसमें चीनी अक्षरों के स्वरों को कुंजियों पर असाइन किया जाता था। इस तरह प्रत्येक चीनी अक्षर को केवल 2 कुंजियां दबाकर लिखा जा सकता था। उदाहरण के लिए, यदि F स्वर N को दर्शाता है तो डबल पिनइन इनपुट विधि में FF टाइप करना फैन लिखने के बराबर होगा। इसलिए डबल पिनइन का उपयोग करने वालों के लिए पासवर्ड पिंगफेंडेवांगजन होगा। ये स्पष्ट रूप से TPDB का संदर्भ था। इसलिए बड़ी संख्या में खिलाड़ी TPDB वेबसाइट पर पहुंचे और विभिन्न अनुभागों की जांच की और विभिन्न बटनों पर क्लिक किया, लेकिन वे इस बिंदु पर अटक गए और वेबसाइट पर कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल पाए। डबल पिनइन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता हैं, भले ही यह इनपुट विधि बहुत व्यापक रूप से उपयोग में नहीं है। इसलिए इसका पता चलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पहेली सुलझने तक बनी रहनी चाहिए, है ना? पेई कियान अचानक घबरा गई। 8 मार्च मंगलवार कियाओ लियांग और उनके प्रशंसक तेंगदा के अन्य खेलों में संघर्ष कर रहे थे। कियाओ लियांग ने पहले पागलों की तरह TPDB पर सुराग खोजे, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ खिलाड़ी तो अन्य रेटिंग साइटों पर भी गए, जो स्पष्ट रूप से पूरी तरह गलत दिशा थी। फिर से शिक्षक कियाओ की बॉस्पेई के बारे में समझ के अनुसार उनका अन्य खेलों या वेबसाइटों से कोई संबंध होना बिल्कुल असंभव था। इसलिए ये पिंगफेंडेवांगजान TPDB वेबसाइट को ही संदर्भित करता होगा। लेकिन अब तक किसी को कोई सुराग क्यों नहीं मिला? 3 दिन बीत चुके थे। क्या ये वेबसाइट पर बहुत गहराई में छिपा हुआ था? ये संभव था। हालांकि एक और संभावना भी थी कि यह पिंगफेंडेवांगजान जानकारी अधूरी थी। कियाओ लियांग ने महसूस किया कि जब उन्हें द लोनली डेजर्ट रोड में सुराग मिला, तब से सभी का ध्यान इस पहेली और TPDB पर केंद्रित हो गया था। किसी ने भी तेंगदा के अन्य खेलों में सुराग खोजना जारी नहीं रखा। क्या ये ध्यान भटकाने का जाल था? शायद तेंगा गेम्स में एक से ज्यादा सुराग छिपे थे। हो सकता है कि खिलाड़ी TPDB वेबसाइट में ही उलझ गए हों और गेम को दोबारा देखना भूल गए हों। वे किसी जाल में फंस गए हों। इसलिए कियाओ लियांग ने अपने प्रशंसकों को अन्य तेंगा गेम्स में सुराग खोजने के लिए प्रेरित करने का पक्का इरादा किया। कई अन्य लोगों ने भी पहले खोज की थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्होंने ध्यान से नहीं देखा था। जरूर कई छिपे हुए सुराग होंगे। कियाओ लियांग घोस्ट जनरल के पिछले स्तरों पर जा रहे थे। वह देखना चाहते थे कि क्या इस पुराने गेम में कोई खास जानकारी छिपी है। उसी क्षण उनके प्रशंसक अचानक उत्साहित हो गए। मिल गया। गेम डिजाइनर में कियाओ लियांग ने तुरंत अपने प्रशंसक द्वारा भेजे गए स्क्रीनशॉट को देखा। तस्वीर गेम डिजाइनर के एक निश्चित अंत से ठीक पहले का चरण था। कियाओ लियांग को इस अंत का अंदाजा था। इसका नाम था अपनी सारी मेहनत की कमाई खो देना। यानी खिलाड़ी ने गेम लॉन्च किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और कोई बिक्री नहीं हुई। फिर खिलाड़ी अनिच्छा से गेम उद्योग छोड़ देता है। इस तस्वीर में दिख रहा दृश्य खेल के अंत से ठीक पहले का है, यानी वो दृश्य जहां खेल की बिक्री का निर्धारण होना था। इस दृश्य में निराश प्रशंसक, चिल्लाते खिलाड़ी, कम बिक्री की खबरें और मीडिया की आलोचनाएं थीं। कमरे के कोने में जमीन पर कागजों का ढेर लगा था।
उनमें से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर संख्याओं की एक लंबी श्रृंखला लिखी थी। 2211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  जैसा मैंने सोचा था। खेल में और भी सुराग हैं। मेरी दिशा सही है। मैंने क्या कहा? मैं पक्का बॉस पेई का विश्वास पात्र हूँ। कियाओ लियांग उत्साह से भर उठी। यह पासवर्ड पिछले वाले से कहीं ज्यादा आसान लग रहा है। अध्याय 443 इनपुट फील्ड में क्या दर्ज करें। समूह के सभी सदस्यों ने मिलकर विचार किया और कोड को तुरंत सुलझा लिया गया। संख्याओं की यह स्ट्रिंग 0, 1 और 2 से बनी थी। इतना ही नहीं, 0 एक बार में एक से अधिक बार नहीं आया। इसे विभाजक के रूप में देखा जा सकता था। स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में मोर्स कोड का विचार आया। 0 को विभाजक, 1 को बिंदु और 2 को डैश मानकर मोर्स कोड बनाया जा सकता था। इसे अंग्रेजी वर्णमाला की स्ट्रिंग में बदला जा सकता था। GDBBEAICEADCECHCHBCB इसे संख्याओं में बदला जा सकता था, ठीक उसी तरह जैसे द लोनली डेजर्ट रोड में वर्णमाला की स्ट्रिंग को बदला गया था। 742251935143538338383232। इन संख्याओं की तुलना मोबाइल फोन के कीपैड से करें। SBJYJILVUE इसका डबल पिनाइन सॉजिंग जिल शेक था। समूह के गेमर्स को इस चरण तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि उन्हें पिछले कोड का सही उत्तर पहले ही मिल चुका था। इसके अलावा अक्षरों की इस स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया मोर्स कोड एन्क्रिप्शन का एक सामान्य तरीका था, इसलिए यह मुश्किल नहीं था। कियाओ लियांग का दिल जोर से धड़क रहा था। इतने सारे लोगों के साथ पहेली पर काम करना बहुत रोमांचक था जो उसी स्थिति में थे। दूसरे कोड के लिए केवल 2 अतिरिक्त चरण हैं। अन्य एन्क्रिप्शन विधियां नहीं बदली हैं। आपको अभी भी अक्षरों को संख्याओं में बदलना होगा, मोबाइल फोन कीपैड का उपयोग करना होगा और फिर डबल पिनाइन निकालना होगा। उसने और एन्क्रिप्शन विधियों का उपयोग करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉस पेई को सीमित ज्ञान है और उन्हें केवल कुछ ही एन्क्रिप्शन विधियों के बारे में पता है? या फिर उनकी आलस की वजह से? ओह नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचना कुछ ज्यादा ही है। गेम डिजाइनर से कोड प्राप्त करना इतना मुश्किल था तो बॉस पेई ने इस कोड की कठिनाई कम करके सब पर दया दिखाई होगी, है ना? क्या यह उन गेमर्स के प्रति एक तरह की कृपा थी जो कोड को क्रैक करने की कड़ी कोशिश कर रहे थे? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। कियाओ लियांग ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने जल्दी से टीपीडीबी खोला और सर्च बार ढूंढा। दोनों कोड को मिलाकर उसे पिंगफेन देवांगजन सॉजिन जिल शेक मिला। इसलिए कियाओ लियांग ने टीपीडीबी के सर्च बार में जिंगजिल शेक टाइप किया और एंटर दबाया। कोई परिणाम नहीं आया। उसने जाइजिल व्यू टाइप किया और फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला। लगता है मुझे मंदारिन अक्षर टाइप करने होंगे। कुछ सोचने के बाद कियाओ लियांग को एहसास हुआ कि दोहरा पिनाइन अलग अलग मंदारिन अक्षरों की ओर इशारा कर रहा होगा। उन सभी का दोहरा पिनाइन एक जैसा था। बेशक कियाओ लियांग सभी संभावनाओं को आजमा सकता था, लेकिन यह मूर्खता होती। उसी क्षण कियाओ लियांग को वह पोस्टर याद आया जो उसने पहले देखा था। खूनी हाथ के निशान के पीछे एक खास लाल लोगो था। यह एक तिरछा त्रिकोणीय शिखर था जिसके नीचे थरिल हॉस्टल लिखा था। थरिलक का दोहरा पिनाइन शिंजी था। इससे इस होटल का नाम स्पष्ट हो गया, इसका दोहरा पिनाइन जिंगजिलिशे होगा। थरिलक का अर्थ है बिना किसी कारण के भयभीत होना या दिल का अचानक तेज धड़कना। दूसरे शब्दों में, डर अचानक डराने वाले दृश्यों या भयानक माहौल से नहीं आ सकता, बल्कि यह एक साधारण दिखने वाले वातावरण से उत्पन्न एक अज्ञात अशुभ भावना से पैदा होगा। कियाओ लियांग बहुत खुश हुआ। वह इस कोड को सुझाने से बस कुछ ही कदम दूर था। उसने झटपट सर्च बार में थरिल हॉस्टल के लिए मंदारिन शब्द टाइप किए। वाकई वेब पेज तुरंत बदल गया। टीपीडीबी की वेबसाइट पर मौजूद सारी जानकारी गायब हो गई। एक एक करके काले गोले दिखाई देने लगे जब तक कि पूरी वेबसाइट काली नहीं हो गई। उसके बाद स्क्रीन के बीचों बीच आंखों के सामने 2 इनपुट फील्ड दिखाई दिए। इनपुट फील्ड के आसपास कोई संकेत नहीं थे, बस 2 खाली आयत थे। कियाओ लियांग ने कोड के दोनों उत्तर फील्ड में टाइप किए और फिर एंटर पर क्लिक किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कुछ सोचने के बाद उसने अपने तेंगा अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया और फिर से एंटर पर क्लिक किया। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। कियाओ लियांग उसने कई और चीजें आजमाई, जैसे कि वर्णमाला की 2 सबसे पुरानी श्रृंखलाएं, 2 डबल पिनाइन, मंदारिन शब्द और इसी तरह की चीजें। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये सोचकर कि उसने एंटर पर क्लिक नहीं किया होगा, उसने स्पेस बार, कंट्रोल टैब, शिफ्ट और अन्य कुंजियां दबाकर देखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपने अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड उल्टा टाइप किया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आधे घंटे की कोशिश के बाद कियाओ लियांग को चक्कर आने लगा। उसने कई तरह के कॉम्बिनेशन आजमाए, लेकिन वेबसाइट पर वही 2 इनपुट फील्ड बने रहे। चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली हो, वह उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
कियाओ लियांग शांत हुआ और अपने फैंस के चैट ग्रुप को पढ़ा। वाकई किसी और को भी सही जवाब नहीं मिल रहा था। सभी लोग उन्हीं दो इनपुट फील्ड पर अटके हुए थे। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या टाइप करना है। कियाओ लियांग ने कोशिश करना बंद कर दिया और सोचने लगा। जाहिर है अब तक सभी लोग सही रास्ते पर थे। हालांकि वे इस बिंदु पर अटक गए थे क्योंकि उनके पास अभी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी। उन्हें वास्तव में क्या दर्ज करना चाहिए, इस बारे में किसी के पास कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था। कियाओ लियांग ने सभी संभावनाओं के बारे में सोचते हुए माथे पर शिकन डाली। क्या अन्य खेलों में और सुराग छिपे हैं? क्या इनपुट फील्ड में हमें क्या टाइप करना चाहिए, इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश हैं? या मुझसे कुछ छूट रहा है? अब तक एक भी गेमर इस चरण को पार नहीं कर पाया है। जाहिर है ये सबके लिए एक और पहेली है जिसे हल करना है। उसी क्षण पेई कियान अपने कार्यालय में बैठे हुए फोरम पढ़ रहे थे कि गेमर्स इस पहेली को सुलझाने में कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। ये क्या बकवास है, उन्होंने गेम डिजाइनर में सुराग इतनी जल्दी ढूंढ लिया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने गेम डिजाइनर में सुराग अच्छी तरह से छिपाया है। उन्होंने सोचा था कि गेमर्स को इसे ढूंढने में लंबा समय लगेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि गेम डिजाइनर में कई अंत थे। कुछ ही लोग सब कुछ खो देते हैं। अधिकांश को इससे बचने के लिए बस कुछ सही विकल्प चुनने होते हैं। संयोगवश यही वो अंत था जो पेई कियान को सबसे ज्यादा पसंद था और जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसीलिए उसने कोड की दूसरी श्रृंखला को उस अंत के दूसरे आखिरी दृश्य के कोने में छिपा दिया था। लेकिन कोड की पहली श्रृंखला के हल होने के कुछ ही समय बाद दूसरी श्रृंखला भी मिल गई और पलक झपकते ही उसे क्रैक कर दिया गया। जाहिर है इसका मुख्य कारण यह था कि पेई कियान ने एन्क्रिप्शन के अन्य तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। केवल एक अतिरिक्त चरण था जिसे हल करना अपेक्षाकृत आसान था, मोर्स कोड। पहले कोड को क्रैक करने वाले गेमर्स को बस अपने सीखे हुए ज्ञान को दूसरे कोड पर लागू करना था। पेई कियान पहले इसे और जटिल बनाना चाहता था, लेकिन समय बहुत कम था और उसके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं था। चूंकि उसने किसी से मदद नहीं मांगी, इसलिए उसने ढिलाई बरतने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि लोग कोड की दूसरी श्रृंखला को इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। हालांकि अंत में उसे अपनी ही गलती का एहसास हुआ। गेमर्स तो हद ही कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि पहेली का 1/3 हिस्सा अभी भी बाकी था। यही आखिरी उपाय था, इसे टिके रहना होगा। पेई कियान ने कैलेंडर पर नजर डाली। समझौते में अभी 3 हफ्ते बाकी थे। सभी गेमर्स को बी क्वाइट खरीदने से रोकना तो नामुमकिन था, लेकिन अगर पहेली के जरिए कुछ गेमर्स समझौते से पहले गेम नहीं खरीद पाते तो पेई कियान की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसके बाद पेई कियान ने ऑनलाइन जाकर देखा कि ऑटो ई1 के बारे में लोगों की क्या राय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को 2 दिन बीत चुके थे। समीक्षकों के वीडियो और रिपोर्टों का पहला बैच प्रकाशित हो चुका था और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी। चांग यू द्वारा पढ़ी गई लंबी स्क्रिप्ट चर्चा का विषय बन गई थी। कई नेटिजन्स उसी स्क्रिप्ट को दोहराने की चुनौती दे रहे थे और काफी लोगों ने खुद को रिकॉर्ड करके एली आइलैंड पर वीडियो अपलोड किए थे। इन वीडियो को खूब देखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल वीडियो भी एली आइलैंड पर अपलोड किया गया था। अब ये डिजिटल चैनल के शीर्ष 3 वीडियो में शामिल हो चुका है और होमपेज पर भी इसकी रैंकिंग बढ़ गई है। आमतौर पर तकनीकी ब्रांडों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चार्ट में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्य ब्रांडों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सामग्री में जानकारी का घनत्व आमतौर पर कम होता है, चाहे वे कंप्यूटर, मोबाइल फोन या अन्य डिजिटल उत्पाद लॉन्च कर रहे हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई अधिकांश बातें मार्केटिंग से संबंधित होती हैं और उन्हें कुछ ही वाक्यों में सारांशित किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े निर्माता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण करते हैं। जो लोग रुचि रखते हैं वे इसे पहले ही लाइव देख चुके होते हैं और उन्हें वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो आमतौर पर बहुत कम देखे जाते थे। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सामग्री को 3 से 5 मिनट में संक्षेप में प्रस्तुत करने वाले वीडियो अधिक लोकप्रिय थे। फिर भी ऑटो टेक्नोलॉजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग थी। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत संक्षिप्त थी। सब कुछ 1 घंटे में समेट दिया गया था। इसके अलावा ये हास्यपूर्ण और मनोरंजक थी और इसमें जानकारी का भरपूर समावेश था। इसके अलावा ऑनलाइन कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान भी नहीं दिया था। उन्हें इसके बारे में तभी पता चला जब चांग यू का भाषण वायरल हो गया। फिर उन्होंने ये जानने के लिए वीडियो देखा कि आखिर यह सब चर्चा किस बारे में थी। इस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो को बहुत सारे व्यूज मिले। लाइव स्ट्रीम के दौरान कम रुचि और ऑनलाइन कम दृश्यता की समस्या हल हो गई। इसके अतिरिक्त हाल ही में किसी भी बड़े निर्माता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की थी। डिजिटल उत्पाद चैनल में यूपी मास्टर्स ने ऑटो ई1 की समीक्षा करते हुए वीडियो बनाए। इस प्रकार यह मोबाइल फोन डिजिटल उत्पादों के कई प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। पेई कियान ने ऑटो ई1 की सभी समीक्षाएं ध्यान से पढ़ीं। उनके मन में इसके बारे में मिली जुली भावनाएं थीं।
नकारात्मक पक्ष ये था कि समीक्षकों ने इस मोबाइल फोन की बहुत प्रशंसा की थी। मोबाइल फोन की अनुशंसा करते हुए कई समीक्षकों ने इसके गुणों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन में मजबूत हार्डवेयर है और फिर इसके सभी लाभों को समझाया। संभवतः ये लक्षण तेंगा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें भोजन, आवास और उपहार प्रदान करने के बाद उत्पन्न हुए थे। इसका सकारात्मक पहलू ये था कि सेलफोन की लोकप्रियता नेटिजन्स पर विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रही थी। हालांकि समीक्षकों ने सेलफोन की प्रशंसा की, लेकिन इसकी कमियां भी सामने आईं। ये महंगा, भारी और छीनना मुश्किल था। इसकी कीमत और वजन तो सर्वविदित थे। सेलफोन निस्संदेह 250 ग्राम की मशीन कहलाने योग्य था। साथ ही इसे अमीरों का सेलफोन और बुद्धि पर कर लगने वाला उत्पाद भी कहा जा रहा था। हालांकि यह एक गलतफहमी थी, फिर भी इसने कुछ लोगों को भ्रमित कर दिया। हालांकि चांग यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों समस्याओं को पूरी तरह से और विस्तार से समझा दिया था। इसलिए ऑनलाइन हो रही आलोचना अब महत्वहीन थी। इन दोनों बिंदुओं पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके बजाय इसने ऑटो ई1 को अत्यंत मूल्यवान एक उत्पाद का दर्जा दिला दिया। सबसे महत्वपूर्ण खामी ये थी कि इसे छीनना मुश्किल था। कई नेटिजन्स ने इसे इस बात का संकेत माना कि बिक्री कार्यक्रम का कोई गुप्त मकसद था। मंदारिन में मूल्यवान शब्द महंगा और भारी शब्दों को जोड़ता है। अध्याय 444 है देशेंग, सौदेबाजी के विशेषज्ञ। ऑनलाइन अधिकांश लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि बिक्री के लिए केवल 1000 सेलफोन ही क्यों उपलब्ध थे। कई शिकायतें थीं। मैंने कई कंपनियों को भूख बढ़ाने वाली मार्केटिंग का सहारा लेते देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी कंपनी को इस बारे में इतना खुलकर बोलते देख रहा हूँ। बिल्कुल सही। दूसरी कंपनियां भूख बढ़ाने वाली मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हुए भी दसियों या सैकड़ों हजार सेलफोन तैयार करती हैं, लेकिन ये कंपनी सिर्फ 1000 सेलफोन तैयार कर रही है। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि उनके सेलफोन बेहद लोकप्रिय हैं। ये तो पक्का एक जाल है। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दर्शक भी किराए पर लिए गए थे, है ना? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ दर्शक ही थे, समीक्षकों को भी शायद पैसे दिए गए थे। निर्माताओं ने सेलफोन ब्लैक मार्केट में बेचने वालों को पहले से सेलफोन ऑर्डर करने की अनुमति दी होगी, ताकि वे दिखा सके कि सेलफोन मौके पर ही बिक गए। फिर ब्लैक मार्केट में बेचने वाले सेलफोन की कीमतें बढ़ा देंगे। यह एकदम सही योजना होगी। वे मूर्खों को धोखा देने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं। निर्माता और ब्लैक मार्केट में बेचने वाले दोनों को फायदा होगा। वे ब्लैक मार्केट में बेचने वालों की मदद ले रहे हैं। छोड़ो, ये सेलफोन साफ तौर पर आम लोगों के लिए नहीं है। बिक्री, कृपया मुझे इसके बारे में और खबरें मत बताओ। देखते हैं क्या होता है। कंपनी मोबाइल फोन की बिक्री बढ़ाने के लिए भूखमरी रणनीति अपनाती रहेगी। हर बार वे सिर्फ 1000 मोबाइल फोन बेचेंगे और दिखावा करेंगे कि स्टॉक खत्म हो गया है। इससे ये भ्रम पैदा होगा कि हर कोई मोबाइल फोन के लिए होल्ड कर रहा है, ताकि इसकी ऊंची कीमत जायज ठहराई जा सके। एक बार जब उनके पास पर्याप्त स्टॉक हो जाएगा, तो लोगों को जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि मोबाइल फोन कीमत के लायक नहीं थे। फिर कंपनी एक झटके में ढह जाएगी। अब तो कई लोगों को अकला रही होगी, है ना? ऐसा मत कहो, मुझे तेंगा की प्रतिष्ठा पर भरोसा है। इसके अलावा उपाध्यक्ष चांग पहले ही यह कह चुके हैं, वे जितनी जल्दी हो सके उतना स्टॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कल 2000 मोबाइल फोन बेच देंगे। हाँ, 2000। वे जितनी जल्दी हो सके 2000 मोबाइल फोन बना रहे हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो और तुम यह मानने से इनकार करते हो कि यह भूखमरी रणनीति है? पेई कियान का दिल उन टिप्पणियों को पढ़कर खुशी से भर गया। वाकई उपभोक्ता समझदार हैं। वे सब कुछ समझ रहे हैं। इसी तरह बने रहो। तुम्हें इसी तरह बने रहना होगा। जब तक महीने के अंत तक आपके बहुमूल्य संदेह बने रहेंगे, मैं आपको अपना उपकारक मानूंगा। बस पेई कियान यही सोच रहा था कि उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। पेई कियान ने फोन उठाया और देखा कि यह हे देशेंग का फोन है। अरे, क्या ये टॉप स्टूडेंट कम क्विक ऐप के बारे में है? पेई कियान ने झटपट कॉल उठा ली। उसने हे देशेंग को पहले ही निर्देश दे दिया था कि वह अपनी सारी कमाई खर्च कर दे। क्या हे देशेंग ने अपना काम पूरा कर लिया था? बॉस पेई, हमने टॉप स्टूडेंट कम क्विक प्रोजेक्ट वापस खरीद लिया है। सारे शेयर हमारे पास हैं। हे देशेंग उत्साहित लग रहा था। जी हाँ, हमने जुडे एजुकेशन में प्रोजेक्ट के प्रभारी व्यक्ति को भी काम पर रख लिया है। हमें उसे अपने यहाँ लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसे निकाल दिया गया था। पेई कियान दंग रह गया। क्या सब कुछ इतनी आसानी से हो गया? उन्हें शेयर ऐसे ही मिल गए। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो जुडे एजुकेशन ने टॉप स्टूडेंट कम क्विक प्रोजेक्ट को 1 महीने से भी कम समय पहले ही खरीदा था। फिर भी हे देशेंग ने इसे इतनी जल्दी वापस पा लिया। उसने जरूर बहुत पैसा खर्च किया होगा, है ना? पेई कियान अपनी खुशी नहीं रोक पाए। आपने कितना खर्च किया?
हे देशिंग ने जवाब दिया, बॉस पेई, हमने 5 मिलियन युआन से भी ज्यादा खर्च किए। पेई कियान, सिर्फ 5 मिलियन युआन? उन्होंने पहले अपने शेयर बेचकर 15 मिलियन युआन कमाए थे। उन्होंने आखिरी 20% भी अपने पास रखा था। अब उन्हें सब कुछ उस रकम के 1/3 से भी कम में वापस मिल गया। क्या जुडे एजुकेशन का दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने पहले शेयरों पर 40 मिलियन युआन से ज्यादा खर्च किए थे और अब वे उन्हें सिर्फ 5 मिलियन युआन में बेच रहे हैं। क्या वे और ज्यादा नहीं मांग सकते थे? हैं? बॉस पेई से कोई जवाब न सुनकर हे देशिंग ने सोचा कि वह कीमत से संतुष्ट नहीं है। उसने जल्दी से अपनी बात समझाने की कोशिश की। बॉस पेई, ये कीमत तो पहले से ही बहुत कम है। जब जुडे एजुकेशन ने ये प्रोजेक्ट खरीदा था तब उसने आयोजनों पर बहुत पैसा खर्च किया था। उदाहरण के लिए, उसने अपने छात्रों को भी रजिस्टर करने और एप्लीकेशन पर पार्ट बेचने के लिए मजबूर किया था। लेकिन जल्द ही कंपनी विवादों में घिर गई और प्रोजेक्ट ठप हो गया। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट मुनाफा भी नहीं कमा सका। इसका मूल्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। जुडे एजुकेशन के उच्च प्रबंधन के कई सदस्य इस निवेश से बहुत नाखुश हो गए। विवाद उत्पन्न हुए और उच्च प्रबंधन के कुछ सदस्यों ने विद्रोह का अवसर पाकर इस प्रोजेक्ट को खरीदने का फैसला करने वालों को कंपनी से बाहर निकाल दिया और प्रोजेक्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया। जब उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया तो जुडे एजुकेशन के संसाधन इसके लिए उपलब्ध नहीं रह गए। इस प्रकार ये धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और अंततः एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जिसे सुधारना असंभव था। और अधिक नुकसान से बचने के लिए जुडे एजुकेशन ने इसे पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। सौभाग्य से परियोजना में हमारी 20% हिस्सेदारी थी और हमें पहले खरीदने का अधिकार था। इसीलिए जुडे एजुकेशन ने सबसे पहले मुझसे संपर्क किया। बेशक उन्होंने पहले मुझे धोखा देने के इरादे से ऊंची कीमत रखी, लेकिन भला मुझे धोखा कैसे दिया जा सकता था? मैं शुरू से ही इस परियोजना का प्रभारी था। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। बस कुछ ही वाक्यों में मैंने उनका मुंह बंद कर दिया। उस समय वे अपने शेयर दूसरों को बेचने के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए मैंने संकेत दिया कि मैं परियोजना को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे बस थोड़ी सी जानकारी लीक करनी थी ताकि कोई भी उनके शेयर ऊंची कीमत पर न खरीदे। इस प्रकार कई बातचीत के बाद उनका धैर्य टूट गया। मैंने कीमत कम कर दी और 5 मिलियन युआन की पेशकश की। मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया था। अब इस प्रोजेक्ट की कीमत बस इतनी ही है। अगर वे इसे और ज्यादा टालते तो उन्हें 5 मिलियन युआन भी नहीं मिलते। अगर हम और इंतजार करते तो शायद हमें कम दाम मिलते। लेकिन मुझे लगा कि आप थोड़ी जल्दी में हैं, बॉस पेई। मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि दाम ठीक ठाक है, इसलिए मैंने सौदा पक्का कर लिया। ओह हाँ, जुडे एजुकेशन में इस प्रोजेक्ट के प्रभारी व्यक्ति ने उच्च प्रबंधन के अन्य सदस्यों के साथ पूरी स्थिति की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इसीलिए उसे निकाल दिया गया। बॉस पेई, मुझे याद है आपने कहा था कि आप उसे अपने यहाँ लाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने उससे संपर्क किया और उसे बुलाया। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप कभी भी मिल सकते हैं। बस इतना ही। आपको क्या लगता है, बॉस पेई? मैंने इस मामले को काफी सख्ती से निपटाया है ना? पेई कियान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आपने वाकई बहुत अच्छा किया, पेई कियान ने दुखी स्वर में और दांत पीसते हुए कहा। दूसरी तरफ हे देशेंग शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, बॉस पेई। आपने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए थे। मैं बस वही कर रहा था जो आपने मुझे बताया था। इसीलिए मुझे ये नतीजे मिले। अगर आपने कुछ शेयर अपने पास न रखे होते और मुझे सारे शेयर वापस खरीदने का निर्देश न दिया होता तो मैं ऐसा करने के बारे में सोचता भी नहीं। पेई कियान, ठीक है, फिर से मेरी ही गलती है। हमने उन्हें वापस खरीद लिया है। मैं और क्या कह सकता हूँ? पेई कियान कुछ देर तक दुखी रहा और फिर बोला, जिम्मेदार आदमी को कह देना कि वह दोपहर 2 बजे ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स में मुझसे मिले। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हे देशिंग ने जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बॉस पेई। फोन रखने के बाद पेई कियान चिंतित हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि हे देशिंग सौदेबाजी में इतना माहिर है। हालांकि तेंगा कॉर्पोरेशन में ये सबसे बेकार हुनर था। फिर भी चूंकि उन्हें टॉप स्टूडेंट कम क्विक घाटे में चल रही एक गड़बड़ परियोजना वापस मिल चुकी थी, इसलिए अब उसके पास एक अथाह गड्ढा था। वह शायद जल्द ही फिर से 10 मिलियन युआन गंवा सकता था। हाँ, फिर भी यह शेयर वापस न मिलने से बेहतर था। दोपहर 2 बजे पेई कियान ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स पहुंचा। हे देशिंग और प्रभारी पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, बॉस पेई। बॉस पेई, मैं जुडे एजुकेशन में टॉप स्टूडेंट कम क्विक परियोजना का प्रभारी था। मेरा नाम यूपिंगान है। मैं तेंगा का बॉस पेई हूँ। हे देशिंग ने दोनों आदमियों का परिचय कराया। पेई कियान ने यूपिंगान का हाथ पकड़कर हिलाया। नमस्कार, आने के लिए धन्यवाद। यूपिंगान से मिलकर पेई कियान बेहद सम्मानित महसूस कर रहा था। पेई कियान के इस स्नेह से यूपिंगान अभिभूत हो गया। बॉस पेई, मैं कोई बात नहीं। पेई कियान ने उसे गौर से देखा। वह ईमानदार और आज्ञाकारी लग रहा था।
शायद वह चुपचाप गड़बड़ करने वाला व्यक्ति था। आइए बैठिए, चलिए खुलकर बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप टॉप स्टूडेंट कम क्विक प्रोजेक्ट पर काम करते रहें। हम आपको तेंगा कॉर्पोरेशन के मानकों के अनुसार वेतन देंगे और आपको कई लाभ भी मिलेंगे। कैसा लगा? पेई कियान ने उम्मीद से पूछा। यूपिंगान और भी ज्यादा अभिभूत हो गया। बॉस पेई, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पेई कियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। आपकी क्या योजना है? कुछ सोचने के बाद यूपिंगान ने कहा, जुडे एजुकेशन का उच्च प्रबंधन मूर्ख है। वे आंख बंद करके इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण कराने पर जोर दिया और यहां तक कि एप्लीकेशन पर विभिन्न कक्षाओं के विज्ञापन भी डाल दिए। पूरी एप्लीकेशन ही खराब हो गई। जैसे ही मैं पदभार संभालूंगा, मैं इन सभी मूर्खतापूर्ण चीजों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं टॉप स्टूडेंट कम क्विक एप्लीकेशन को उसके मूल स्वरूप में वापस लाऊंगा और उपयोगकर्ताओं का विश्वास फिर से जीतूंगा। पेई कियान ने कुछ नहीं कहा। यूपिंगान दोष दूसरों पर डालने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर उसने वाकई जुडे एजुकेशन की गलतियों को सुधार दिया, तो क्या एप्लीकेशन फिर से अपनी पुरानी समस्या वाली स्थिति में नहीं आ जाएगी? ये ठीक नहीं होगा। तब तो मुझे 10 मिलियन युआन बिना कुछ किए ही मिल जाते। मौजूदा स्थिति को बनाए रखना होगा। मेरे लिए इसे बिगाड़ो मत। पेई कियान ने कुछ देर सोचा और कहा, ये ठीक नहीं है। एप्लीकेशन को जैसा है वैसा ही रहने दो। इसमें से कुछ भी मत हटाओ, समझे? बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसमें नए फंक्शन जोड़ो। पहले स्थिरता हासिल करते हैं। ऐसे समय में कुछ न करना किसी भी कदम से बेहतर है। यूपिंगान हैरान रह गया। उसने अनजाने में हे देशेंग की ओर देखा। हे देशेंग ने भौहें चढ़ाकर फुसफुसाते हुए कहा, मुझे क्यों देख रहे हो? यहाँ हम बॉस पेई जो भी कहते हैं बिना सोचे समझे मानते हैं। ज्यादा मत सोचो और ज्यादा मत पूछो, समझे? यूपिंगान ने तुरंत सिर हिलाया। जी हाँ बॉस पेई, मैं आपकी बात मानूंगा। पेई कियान ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हाँ, यूपिंगान आज्ञाकारी और ईमानदार दिखता है और उसका रवैया भी अच्छा है। थोड़ी सी तरक्की के बाद वह शायद अगला लू मिंगलियांग बन जाएगा। अगर वह पेई कियान के हर काम को अच्छे से कर दे और बिना किसी को शक हुए नुकसान उठा ले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, पेई कियान ने कहा। वह खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया। हे देशेंग ने झट से कहा, बॉस पेई, एक और बात है। कंपनी के बैंक खाते में अभी भी लगभग 10 मिलियन युआन हैं। आपको क्या लगता है कि हमें इस रकम का क्या करना चाहिए? पेई कियान ने सारा पैसा टॉप स्टूडेंट कम क्विक पर खर्च करने का इरादा किया था। हालांकि हे देशेंग ने कीमत कम कर दी और 5 मिलियन युआन में सारे शेयर खरीद लिए। बाकी रकम ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स के बैंक खाते में पड़ी थी। ये किसी निवेशक के लिए शर्मनाक बात थी। पेई कियान दुखी महसूस कर रहा था। क्या उसे सारा पैसा टॉप स्टूडेंट कम क्विक में लगा देना चाहिए? नहीं, इस प्रोजेक्ट को इस मुकाम तक पहुंचाना आसान नहीं था। अगर पेई कियान इतना पैसा लगाकर इसे फिर से लोकप्रिय बना दे तो क्या होगा? वह इस बात की पुष्टि किए बिना लापरवाही नहीं कर सकता था कि प्रोजेक्ट को नुकसान होगा। क्या उसे 10 मिलियन युआन का इस्तेमाल और मोबाइल फोन बनाने में करना चाहिए? यह एक विकल्प था, लेकिन पेई कियान को फैसला लेने से पहले देखना था कि कल मोबाइल फोन की बिक्री कैसी रहती है। अगर कोई उन्हें नहीं खरीदता, तो वह और स्टॉक बनाने पर विचार कर सकता था। अगर सारे बिक जाते, तो उसे यह विकल्प छोड़ना पड़ता। बहुत सोचने के बाद भी पेई कियान को कोई हल नहीं सूझा। अगर वह इस राशि का निवेश करता, तो भी वह परियोजना असफल ही रहती। इसलिए उसके पास इसे पहले छोड़ दो कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 दिन में याद दिला देना। हे देशेंग ने झट से सिर हिलाया। ठीक है बॉस पेई। बॉस पेई को बाहर छोड़ने के बाद हे देशेंग ने यूपिंगान को काम सौंपना शुरू कर दिया। आज से यूपिंगान आधिकारिक तौर पर टॉप स्टूडेंट कम क्विक आवेदन का प्रभारी होगा। मेरा एक सवाल है, यूपिंगान ने कुछ हिचकिचाहट के बाद आखिरकार कहा। हे देशेंग ने पूछा। जी हाँ, पूछो। यूपिंगान ने सोच समझकर शब्द चुने। बॉस पेई ने कहा है कि आवेदन में कुछ भी जोड़ना या हटाना नहीं है और इसे वर्तमान स्थिति में ही रखना है। क्या इसमें जुडे एजुकेशन के पाठ्यक्रमों के सभी विज्ञापन भी शामिल हैं? हे देशेंग मुस्कुराया। क्या सोचते हो? चूंकि बॉस पेई ने वर्तमान स्थिति में ही रखने के लिए कहा है, तो उनका मतलब है कि हमें जितना हो सके वैसा ही करना चाहिए। यूपिंगान थोड़ा परेशान लग रहा था। लेकिन आवेदन में जुडे एजुकेशन के पाठ्यक्रमों के कई विज्ञापन हैं। हमारे आवेदन में उनके पाठ्यक्रमों का विज्ञापन करना सही नहीं होगा। जुडे एजुकेशन शायद हमें अपनी सामग्री का प्रचार के लिए उपयोग करने की अनुमति भी नहीं देगा। अगर हम जूड एजुकेशन से जुड़ी सारी जानकारी रखते हैं, तो हमें कानूनी मुसीबत में पड़ने का खतरा हो सकता है। हे देशेंग ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, हाँ ये सच है। फिर भी हमें बॉस पेई की बात माननी होगी। कैसा रहेगा अगर हम विज्ञापन वाले स्थान रखें और उनकी जगह तेंगडा कॉर्पोरेशन के दूसरे व्यवसायों के कुछ विज्ञापन लगा दें?
हम उन्हें ऐसी सामग्री से बदल सकते हैं जो एप्लीकेशन से संबंधित हो या किसी तरह उससे जुड़ी हो। इस तरह हम कोई भी फंक्शन नहीं हटाएंगे। हम बॉस पेई के अनुरोधों को पूरा भी कर लेंगे और कानूनी मुसीबत से भी बच जाएंगे। ये तो एक तीर से दो निशाने हैं। यूपिंगान ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तो मैं ऐसा ही करूंगा। अध्याय 445 बॉस पेई 20 मिलियन युआन कैसे खर्च करें। 9 मार्च बुधवार ऑटो ई एक दूसरी बार बिक्री के लिए उपलब्ध था। पेई कियान ने जानबूझकर ऑटो टेक्नोलॉजीज के कार्यालय तक लंबी दूरी तय की ताकि मोर्चे का जायजा ले सके। मोबाइल फोन सुबह 10 बजे बिकने वाले थे। पेई कियान स्थिति का जायजा लेने के लिए सुबह 9 बजे ही पहुंच गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने चांग यू को एक सुझाव देने का फैसला किया। उपाध्यक्ष चांग, आज से हमें लोगों को जमा राशि देकर मोबाइल फोन आरक्षित करने की अनुमति देनी चाहिए। वे 100 युआन जमा करके मोबाइल फोन आरक्षित कर सकते हैं और हमें जितनी बुकिंग मिलेंगी हम उतने मोबाइल फोन का निर्माण करेंगे। चांग यू दुखी दिखे। बॉस पेई, मुझे इस योजना के बारे में पता है। कई मोबाइल फोन निर्माता स्टॉक खत्म होने पर ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है। अगर हमें 10,000 मोबाइल फोन मिल जाएं तो क्या होगा? हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, पेई कियान ने हाथ हिलाते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर पैसे खत्म हो जाएं तो आप मुझसे और मांग सकते हैं। हम तेंगदा के फंड का इस्तेमाल करके आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। वैसे भी हम सब एक ही छत के नीचे हैं। वैसे बस ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति हो। तेंगदा के हर प्रशंसक को हमारा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। पेई कियान की बातें इतनी न्यायसंगत और सही लग रही थीं कि चांग यू भावुक हो गया। हालांकि पेई कियान कुछ और सोच रहा था। वह ग्राहकों को बुकिंग की अनुमति देने का सुझाव केवल 3 मुख्य कारणों से दे रहा था। पहला, वह कालाबाजारियों को रोकना चाहता था। उसे उपलब्ध मोबाइल फोन की संख्या बढ़ानी थी ताकि जो लोग मोबाइल फोन मिलने के बाद उसका मालिकाना हक किसी और को देना चाहते हैं उन्हें रोका जा सके। इस तरह केवल उन्हीं लोगों को मोबाइल फोन मिलेंगे जिन्हें उनकी जरूरत है। दूसरा, वह ये स्पष्ट करना चाहता था कि कितने लोग मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं। अगर 5,000 लोग होते तो पेई कियान 8,000 मोबाइल फोन बना सकता था। इसका मतलब था कि 3,000 मोबाइल फोन गोदाम में रखना और पैसे बर्बाद करना। अंत में पेई कियान ने ऑनलाइन हुई सभी चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं का सारांश निकाला और निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम लोग ही बुकिंग करेंगे। आखिरकार मोबाइल फोन बहुत महंगा था। ये शेनहुआ या पाइनएप्पल के फ्लैगशिप मॉडलों से भी महंगा था। हालांकि इसके फायदे आकर्षक लग रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश का लाभ केवल जिंगजोऊ में ही उठाया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोग अभी भी ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि मोबाइल फोन कैसा प्रदर्शन करेगा। पहले कुछ हजार मोबाइल फोन लगभग जिंगजोऊ में रहने वाले तेंगदा के प्रशंसकों को ही बेचे गए थे। पेई कियान का अनुमान था कि एक बार उन लोगों को उनके मोबाइल फोन मिल जाने के बाद बिक्री में भारी गिरावट आएगी। बॉस पेई के अनुमान के सही होने की बात करें तो उन्हें देखना था कि आज कंपनी का प्रदर्शन कैसा है। चांग यू ने अपने अधीनस्थों को पहले ही मोबाइल फोन बुक करने की सुविधा बनाने का निर्देश दे दिया था। ठीक सुबह 10 बजे पेई कियान ने अपना मोबाइल फोन निकाला और देखा कि कितने लोग ऑटो ई एक बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात उनकी कल्पना के मुताबिक नहीं थे। स्टॉक उपलब्ध होते ही सारे फोन बिक नहीं गए। शुरुआत में ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन कुछ समय बाद ये धीमी हो गई। अब तक कई दलालों ने मोबाइल फोन पाने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि अब खरीदारी तेंगदा गैम्स खाते और पहचान पत्र से जुड़ी हुई थी। अगर वे कीमत बढ़ाकर बेचते तो खरीदारों को तेंगदा के प्रतिष्ठित ग्राहक होने के लाभ नहीं मिलते। इसलिए दलालों को मोबाइल फोन हथियाने की कोशिश करने में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। बेशक दलाल दूसरों के बदले ऑर्डर देकर खुद मोबाइल फोन छीनने जैसी उत्पीड़न की चालें चल सकते थे, फिर भी यह उन्हें मोबाइल फोन तक बेरोक टोक पहुंच देने से कहीं बेहतर था। 1 घंटे बाद भी 1,100 मोबाइल फोन बचे थे। पेई कियान ने ऑटो टेक्नोलॉजीज में दोपहर का भोजन किया और दिन भर धीरे धीरे बिकते हुए देखा, जब तक कि दोपहर 2 बजे तक सारे फोन बिक नहीं गए। जैसे ही बिक गए का लेबल दिखाई दिया, चांग यू और पेई कियान ने एक साथ अपने माथे से पसीना पोंछा। चांग यू ने राहत की सांस ली कि आखिरकार सारे फोन बिक गए। बॉस पेई आज इस प्रक्रिया की निगरानी करने आए थे। अगर वे पूरे 2,000 फोन नहीं बेच पाते और बचे हुए फोन कोई नहीं खरीदना चाहता, तो चांग यू को बॉस पेई को सफाई देने में शर्मिंदगी होती। दूसरी ओर पेई कियान ने राहत की सांस ली कि वे दोपहर 2 बजे तक टिके रहे। तुरंत बिक जाने से कहीं बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। अब पेई कियान आखिरकार चैन की सांस ले सकते थे। तथ्यों ने साबित कर दिया था कि उनका अनुमान सही था। मोबाइल फोन काफी लोकप्रिय थे, लेकिन बहुत से लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। जिंगजोऊ के अधिकांश उपभोक्ता सूचना के प्रसार की गति और नए ब्रांड पर अविश्वास के कारण सीमित थे। इन कारणों से वे इतनी जल्दी मोबाइल फोन नहीं खरीद पाते। अगला कदम ये देखना था कि सप्ताहांत में कितने लोग मोबाइल फोन बुक करते हैं।
अगर बुकिंग की संख्या पेइकियान के अनुमान के लगभग बराबर रही तो वह निश्चित रूप से और स्टॉक बना सकता था, जितना हो सके उतना पैसा खर्च कर सकता था और निपटान से पहले नुकसान उठाने का लक्ष्य रख सकता था। 10 मार्च गुरुवार दोपहर में पेइकियान ने अपना मोबाइल फोन उठाया और देखा कि कितने लोगों ने ऑटो एक बुक किया है। ऑटो टेक्नोलॉजीज के प्रोग्रामरों ने वेबसाइट पर बुकिंग सुविधा जोड़ने के लिए ओवरटाइम काम किया था। जाहिर है चांग यू ने उन्हें पूरा ओवरटाइम भत्ता दिया था। अब तक 1800 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल फोन बुक कर लिए थे। संख्या बढ़ रही थी, लेकिन पहले से काफी धीमी गति से। रविवार के लिए उनके पास 4000 मोबाइल फोन तैयार थे। पेइकियान सोचने लगा, ये तो तय था कि रविवार तक बुकिंग की संख्या 4000 से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 5000 तक पहुंचने की संभावना कम थी। दूसरे शब्दों में, अगर वे 5000 से ज्यादा फोन बनाते तो अतिरिक्त फोन गोदाम में ही रखने पड़ते। अगर वे मोबाइल फोन की बिक्री से कमाए गए सारे पैसे गोदाम में रखने के लिए और ज्यादा मोबाइल फोन बनाने में खर्च कर देते तो क्या ऑटो टेक्नोलॉजीज का सारा अतिरिक्त पैसा इसी में खर्च नहीं हो जाता? यह एक अच्छा विचार लग रहा था। पेइकियान को बस ईश्वर पर भरोसा करना था कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, उसका मोबाइल फोन वाइब्रेट हुआ। पेइकियान ने फोन उठाया और देखा कि यह हे देशेंग का फोन था। एक पल में ही उसने भौहें चढ़ा लीं। क्या हो रहा है? क्या टॉप स्टूडेंट कम क्विक एप्लीकेशन फिर से मुसीबत में पड़ गई है? ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो कुछ ही दिन पहले शेयर खरीदे थे। इतनी जल्दी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? पेइकियान ने झटपट कॉल उठा ली। टॉप स्टूडेंट कम क्विक प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? पेइकियान ने ऐसे पूछा जैसे किसी ताकतवर दुश्मन से सामना हो रहा हो। हे देशेंग दंग रह गया। अरे बॉस पेई, टॉप स्टूडेंट कम क्विक में कोई दिक्कत नहीं है। झांग वांग को आपको कुछ बताना है, इसलिए वह ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स में हैं। क्या आपके पास उनसे मिलने का समय है? अगर नहीं तो वह आपको कॉल कर सकते हैं। पेइकियान ने भौहें चढ़ा लीं। झांग वांग, क्या वह शेयरिंग के दीवाने और साझा फोन बूथों के आम आदमी नहीं हैं? उनका नाम सुनते ही पेइकियान गुस्से से भड़क उठे। अब भी मुझसे मिलने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने उस समय आपके साझा फोन बूथों में निवेश करने पर सहमति जताई थी, लेकिन आपने अंत में क्या किया? हाँ, आप कह सकते हैं कि आपने एक फोन बूथ बनाया है क्योंकि बूथ में एक फोन है। ये तर्कसंगत लगता है, लेकिन आप मुनाफा कमाने में बहुत माहिर हैं। झांग वांग और रुवान गुआंगजियान ने मिलकर पेइकियान को धोखा दिया, जिससे पेइकियान का झांग वांग और उसके साझा फोन बूथों पर से पूरा भरोसा उठ गया। अब पेइकियान झांग वांग को बर्बाद होने के लिए छोड़ रहा था। झांग वांग से अपनी कमाई से और अधिक साझा फोन बूथ बनाने के लिए कहने के बाद पेइकियान ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया। फिल्म के घटनाक्रम से परेशान होकर पेइकियान ने साझा फोन बूथ परियोजना के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। पेइकियान ने खुद को शांत किया और पूछा, क्या वह अभी आपके पास हैं? हे देशेंग ने कहा, जी हाँ बॉस पेई। ठीक है, फोन उन्हें दे दीजिए, मैं उनसे साझा फोन बूथ के बारे में पूछता हूँ, पेइकियान ने कहा। ठीक है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से झांग वांग की आवाज सुनाई दी। वह उत्साहित लग रहे थे और उन्होंने अभिवादन किया, बॉस पेई। यह आवाज सुनकर पेइकियान को दुख हुआ। शुरुआत में तो वह और उनकी परियोजना बहुत भरोसेमंद लग रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर मुनाफा कमाना कैसे शुरू हो गया? अरे कितना दुख की बात है। जी हाँ, क्या बात है? पेइकियान ने पूछा। झांग वांग ने कहा, बॉस पेई, साझा टेलीफोन बूथ अब मेरे काम का मुख्य केंद्र नहीं है। इस परियोजना को कुछ बुनियादी कर्मचारियों के साथ चलाया जा सकता है। मैं इसे अपनी गति से विकसित होने दूंगा। ये सुनकर पेइकियान की आंखें चमक उठीं। क्या बात है? क्या इसके प्रबंधन में कुछ गड़बड़ हो गई है? पेइकियान बेहद खुश लग रहा था। झांग वांग हल्के से हंसा। इतनी गंभीर बात नहीं है। मैंने जिंगजोऊ के सभी शॉपिंग मॉल में टेलीफोन बूथ लगा दिए हैं। अगर मैं और भी लगाऊं तो उनसे कोई मुनाफा नहीं होगा। जिंगजोऊ में ये परियोजना अपने चरम पर पहुंच चुकी है, इसलिए मैं इसे कुछ समय के लिए रोक रहा हूं और कुछ और दिलचस्प काम ढूंढूंगा। ये सुनकर पेइकियान और भी उत्साहित हो गया। ठीक है, आराम, यह एक समझदारी भरा फैसला है। वाकई मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। साझा टेलीफोन बूथ तभी मुनाफा कमा सकते हैं जब उन्हें शॉपिंग मॉल जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगाया जाए। इसके अलावा जिंगजोऊ में शॉपिंग मॉल सीमित संख्या में ही थे। हर मॉल में 1 या 2 साझा फोन बूथ लगाना ही काफी होता। साथ ही जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग साझा फोन बूथों का उपयोग करने लगते, उनकी रुचि कम होती जाती। जिंगजोऊ में ये परियोजना यहीं समाप्त हो जाती। बेशक पेइकियान ये पूछना चाहता था कि वे लुझोऊ या लिंचेंग या यहाँ तक कि बीजिंग या शंघाई में साझा फोन बूथ क्यों नहीं लगा सकते। क्या वे बाजार भी उपलब्ध नहीं थे? लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कुल मिलाकर झांग वांग का समय पर पश्चाताप करना सराहनीय था। तसल्ली पाकर पेइकियान ने सिर हिलाया। हाँ, यह अच्छा है।
झांग वांग ने पूछा, बॉस पेई, अगर भविष्य में मेरे कोई और सपने हो तो क्या मैं निवेश के लिए आपसे संपर्क कर सकता हूँ? पेई कियान ने कहा, जरूर, लेकिन मुझे आपके प्रस्तावों का मूल्यांकन करना होगा। पेई कियान की पहली प्रतिक्रिया झांग वांग को अस्वीकार करने की थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसलिए उसके पास विनम्रता दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाहिर है, झांग वांग की असाधारण उपलब्धियों को देखते हुए पेई कियान को यह बहुत कम संभावना लगती थी कि वह भविष्य में कभी भी उसके प्रोजेक्ट्स में निवेश करेगा। हाँ, अगर झांग वांग कोई ऐसा असाधारण प्रोजेक्ट लेकर आता है जिससे पेई कियान को सब कुछ गंवाना पड़ जाए, तो पेई कियान निवेश करने पर गंभीरता से विचार करेगा। ठीक है, तो मैं आपको काम से नहीं रोकूंगा। अलविदा, बॉस पेई। झांग वांग ने फोन हे देशेंग को वापस दे दिया। और कुछ है क्या? पेई कियान ने पूछा। हे देशेंग ने उत्तर दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बॉस पेई। लेकिन मुझे आपको एक बात याद दिलानी है, हमारे खाते में अभी भी 20 मिलियन युआन हैं। क्या आपने सोचा है कि हमें इसे कैसे खर्च करना चाहिए? पेई कियान को याद आया कि उसने हे देशेंग को कुछ समय बाद ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स के बैंक खाते में मौजूद पैसे के बारे में याद दिलाने के लिए कहा था। वह उस रकम को भूल नहीं सकता था। अगर उसने समझौता होने से पहले इसे खर्च नहीं किया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। वह 20 मिलियन युआन किस पर खर्च करे? 20 मिलियन युआन। अचानक पेई कियान को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स ने टॉप स्टूडेंट कम क्विक के सभी शेयर वापस खरीदने में 5 मिलियन युआन खर्च कर दिए थे। अब उसके बैंक खाते में 10 मिलियन युआन से कम होने चाहिए। 20 मिलियन युआन कहां से आए? एक मिनट रुको, हमें 20 मिलियन युआन कहां से मिले? पेई कियान को स्थिति के बारे में कुछ बुरा सा महसूस हुआ। हे देशेंग ने बेफिक्री से जवाब दिया, ये साझा फोन बूथों से हुआ मुनाफा है। पेई कियान के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। ये क्या हो रहा है? क्या झांग वांग ने ये नहीं कहा था कि जिंगजोऊ में साझा फोन बूथों का कारोबार अपने चरम पर पहुंच गया है? क्या झांग वांग ने खुद साझा फोन बूथों पर काम बंद करके आराम करने की योजना नहीं बनाई थी? इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट ने 10 मिलियन युआन कैसे कमा लिए? पेई कियान को पसीना आने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। क्या अकेले जिंगजोऊ में ही साझा फोन बूथों से 10 मिलियन युआन की कमाई हो सकती है? हे देशेंग हंसा, अरे बॉस पेई, आपको अभी तक पता नहीं था। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये प्रोजेक्ट अकेले जिंगजोऊ में 10 मिलियन युआन की कमाई नहीं कर सकता था। हर साझा फोन बूथ की एक निश्चित दैनिक कमाई होती है और हमारा शुरुआती निवेश बहुत बड़ा था। हमने जो राजस्व अर्जित किया उसे और अधिक साझा फोन बूथों के निर्माण में लगा दिया गया। इसीलिए शुरुआत में हमें ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। हालांकि जब हमने जिंगजोऊ शहर के शॉपिंग मॉल भर दिए तो झांग वांग ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर विचार किया। इसीलिए उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजर ढूंढने के बारे में सोचा। उन्होंने खुद दूसरे शहरों में साझा फोन बूथों की निगरानी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से दूसरे शहरों के शॉपिंग मॉल से संपर्क किया और उन्हें अपना बिजनेस मॉडल बताया। उन शॉपिंग मॉल ने देखा कि साझा फोन बूथ लाभदायक हैं। इसलिए हमने उन्हें साझा फोन बूथों का एक पैकेज बेचा और रखरखाव व मरम्मत की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। हमें बस उन्हें अपना नाम देना था और साझा फोन बूथों की कमाई में से एक हिस्सा लेना था। इससे हमारी लागत कम हो गई क्योंकि अब हमें रखरखाव व मरम्मत के लिए पेशेवरों को नियुक्त करने या साझा फोन बूथों से मुनाफा हो रहा है या नहीं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हमें बस बैठकर अपने साझा फोन बूथ पैकेज बेचने थे और उनकी कमाई में से एक हिस्सा लेना था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह बिजनेस मॉडल मुनाफे की गारंटी देता है। इसीलिए अब हमें रखरखाव, कैशियरिंग और कंपनी के दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए केवल कुछ ही लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। झांग वांग को व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमने साझा फोन बूथों की बिक्री से 10 मिलियन युआन और कमाए हैं, इसलिए हम तुरंत धनराशि सौंप रहे हैं। तो फिर बॉस पेई, आपको क्या लगता है कि हमें 20 मिलियन युआन कैसे खर्च करने चाहिए? बॉस पेई, उद्धरण चिन्ह।